Good morning, everyone. We are the Unmaskers, and our project is titled Two Sides of a Coin. Today, we will be presenting the first part of our project, how colonization started in India. India, the sacred land of Shri Krishna, has always been a cradle of spirituality, wisdom, and culture. पुराने समय में इंडिया एक ऐसी धरती थी जो नॉलेज और वेल्थ दोनों में दुनिया भर में मशहूर थी। भारत के यूनिवर्सिटीज जैसे तक्षशिला और नालंदा दुनिया के टॉप लर्निंग सेंटर्स थे। यहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने ही इंडिया की प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज को अप्रिशिएट किया। मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका में लिखता है कि भारत के लोग एजुकेटेड, डिसिप्लिन और प्रॉस्पेरस थे। अल बिरूनी जो अफगानिस्तान से आया था, उसने भी इंडियन साइंस, मैथमेटिक्स एंड कल्चर की बहुत तारीफ की। इसी तरह चाइनीज ट्रैवलर जुआन ज़ैंग ने अपने ट्रैवल रिकॉर्ड्स में लिखा कि इंडिया एक समृद्ध और स्पिरिचुअल कंट्री थी जहां लोग पीस और लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते थे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मैडिसन के अकॉर्डिंग 1700 के आसपास ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी शेयर 23 to 25% के आसपास था। मतलब इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर था। एंशिएंट और मेडिवल भारत सिर्फ नॉलेज में ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक रिचनेस में भी दुनिया में सबसे आगे था। इंडिया का ट्रेड सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम फाइन कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस और हाई क्वालिटी स्टील दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट करते थे। भारत के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास माना जाता था और हमारा क्राफ्टमैनशिप की दुनिया भर में डिमांड थी। बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु जैसे रीजन्स उस टाइम के सबसे बड़े टेक्सटाइल सेंटर्स थे। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया जिससे उन्हें इंडिया में ट्रेड करने का लीगल राइट मिल गया। इनिशियली ब्रिटिश लोग सिर्फ ट्रेड के लिए इंडिया आए थे, मेनली स्पाइसेस, सिल्क और कॉटन के लिए। उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री 1613 में सूरत में एस्टेब्लिश किया। फैक्ट्री का मतलब होता था एक ट्रेडिंग पोस्ट जहां से ब्रिटिश अपना बिजनेस कंट्रोल करते और लोकल गुड्स एक्सपोर्ट करते। लेकिन इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे, ट्राइबल यूरोपियन पावर्स भी इंडिया में ट्रेड और कंट्रोल के लिए आए हुए थे। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, जैसे कि वास्को द गामा ने 1498 में इंडिया का कोस्ट डिस्कवर किया। उसके बाद डच और फ्रेंच ने भी इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। ब्रिटिश का इंडिया में कंट्रोल बढ़ाने का प्रोसेस शुरू हुआ कर्नाटिक वॉर्स के बाद, जहां उन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया और सदर्न इंडिया में अपनी पावर एस्टेब्लिश की। इसके बाद उनका इन्फ्लुएंस इंडिया के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बैटल ऑफ प्लासी ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडिया में ब्रिटिश के लिए। नवाब सिराजुद्दौला का कमांडर मीर जाफर ने उनको बिट्रे किया। ब्रिटिश ने इंडियन सोल्जर्स और मिनिस्टर्स को ब्राइब किया और अपनी तरफ कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने लेटर में खुद ब्राइबरी और मैनिपुलेशन को एडमिट किया था। इस बैटल के बाद ब्रिटिश को बंगाल की वेल्थ पर कंट्रोल मिल गया, जो उनकी इंडिया में पावर का फाउंडेशन बना। बैटल ऑफ बक्सर इस बैटल में ब्रिटिश ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम की कंबाइंड फोर्स को हरा दिया। ये विक्ट्री ब्रिटिश के लिए और भी क्रूशियल थी क्योंकि इसके बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर ली। दीवानी ऑफ बंगाल मुगल एम्परर ने ब्रिटिश को दीवानी का हक दिया, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट। ये एक पहला पॉलिटिकल स्टेप था जिससे ब्रिटिश ने इंडिया पर कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। यहीं से इकोनॉमिक ड्रेन शुरू हुआ, पैसे इंडिया से ब्रिटिश ट्रेजरी में ट्रांसफर होने लगे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय की ताकि ब्रिटिश गुड्स प्रमोट हो सके। ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए जिससे फेमाइन्स हुए और मिलियंस मरे। कंपनी टू क्राउन 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया पर रूल शुरू किया। ये था ब्रिटिश राज का स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली देखें तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। फॉरेन पावर्स रेयरली विन बाय ब्रूट स्ट्रेंथ अलोन। उनका असली वेपन हमेशा था डिवीजन एंड बिट्रेयल अमंग लोकल्स। इंडिया की हिस्ट्री में ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ और ब्रिटिश ने इसका पूरा फायदा उठाया। मीर जफर एंड द बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहला और फेमस एग्जाम्पल है मीर जफर का बिट्रेयल। सिराज बंगाल का नवाब पावरफुल था, लेकिन उसके अपने कमांडर्स और मिनिस्टर्स स्पेशली मीर जफर ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। रॉबर्ट क्लाइव और उनकी टीम ने मीर जफर को प्रॉमिस किया कि अगर वो नवाब सिराज के खिलाफ ब्रिटिश का साथ देगा तो उसे बंगाल का थ्रोन मिलेगा। ये बिट्रेयल सिर्फ एक पर्सनल ग्रीड का केस नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे एक सिंगल इनसाइडर की लालच और एम्बिशन फॉरेन पावर्स को लोकल कंट्रोल देने में काफी है। इसका प्रूफ हम द लाइफ ऑफ लॉर्ड क्लाइव के लेटर्स में देख सकते हैं, जहाँ क्लाइव ओपनली लिखता है कि उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब और मैनिपुलेट करके पावर हासिल की। निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड सब्सिडरी अलायंस साउथ इंडिया में भी सिचुएशन सिमिलर थी। निजाम्स के अर्ली स्टेज पे ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर लिया ताकि अपनी थ्रोन और पावर सिक्योर कर सके।
ब्रिटिश ने इस अपॉर्चुनिटी को पॉलिटिकल एंट्री के लिए यूज किया और धीरे धीरे साउथ इंडियंस के अफेयर में कंट्रोल हासिल किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने एक क्लेवर लीगल स्ट्रैटेजी यूज की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर किसी स्टेट का नेचुरल हेयर नहीं था, ब्रिटिश उसे एनेक्स कर लेते। झांसी, सतारा, नागपुर जैसे स्टेट्स इस पॉलिसी से ब्रिटिश के अंदर कंट्रोल में आ गए। ये टैक्टिक लोकल रूलर्स के राइट्स को सिस्टमैटिकली अंडरमाइन करती थी और उनके अगेंस्ट रिजेंटमेंट क्रिएट करती थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। वाई इंडियन यूनिटी फेल्ड। इंडिया का यूनिटी फेलियर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये लिंग्विस्टिक, कल्चरल और कास्ट बैरियर्स की वजह से भी हुआ था। ब्रिटिश ने इस फ्रेगमेंटेशन का पूरा फायदा उठाया। अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर्स, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी, कास्ट और कम्युनिटी डिविजन्स, ट्रस्ट और सॉलिडेरिटी वीक, इस कॉम्बिनेशन ने फॉरेन कंट्रोल को इजी बना दिया। लेसन्स फॉर इंडिया। सबसे बड़ा लेसन यही है, फॉरेन पावर्स तभी एक्सप्लॉइट करते हैं जब नेशन डिवाइडेड होता है। अगर यूनिटी होती, ग्रीड और मिस्ट्रेस के बावजूद कलेक्टिव डिफेंस पॉसिबल होती। इसलिए दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, फ्रीडम इज नॉट जस्ट वंस, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एवरी जनरेशन। थैंक यू।